बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 24 जून और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले आपके सामने मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन रखेंगे, जहां पर पहले तो जंग जारी थी लेकिन अब फायरबंदी मतलब कि सीज़ फायर जारी है। सीज़ फायर हो चुकी है, दूसरे लफ्ज़ों में जंग बंद हो चुकी है। लेकिन बंद होते होते भी ईरान ने आखिरी कुछ ऐसे हमले किए जिसने सबको हैरान कर दिया। चारों फरीक जो हैं वो इस वक्त जंग बंदी के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐलान कर चुके हैं। सबसे पहले सदर ट्रंप की तरफ से ऐलान आया था, जाहिर है कतर इसमें शामिल था। दूसरा फरीक या सालिस कह लें, फरीक भी बनता है क्योंकि उस पर भी हमला हो गया था। और इसराइल ने भी, जाहिर है सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया था तो वो भी ऑन बोर्ड थे। ईरान ने शुरू में इसके ऊपर किसी किस्म का ऑफिशियल बयान नहीं दिया, लेकिन अब हमारे पास इतलात हैं कि ईरान ने भी ऑफिशियल जो सीज़ फायर है उसको रिकग्नाइज कर लिया है। लेकिन सीज़ फायर का तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा अब तक खबरों का कि सदर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, जो हमने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखा दिया था। जब हम व्लॉग कर रहे थे तो ये ट्वीट आ चुका था, लेकिन उस वक्त तक ये पता नहीं था कि ये जो पोस्ट है उनकी सोशल मीडिया, इसके ऊपर कितना अमल होगा, ईरान ऑन बोर्ड होगा नहीं होगा, इसराइल होगा नहीं होगा, इस पर अमल किया जाएगा या नहीं। और इसके अलावा उस सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा हमारे पास कुछ और इत्तलात थी भी नहीं। अब हमारे पास इत्तलात आ चुकी हैं। वो जो सोशल मीडिया पोस्ट की थी जिस पे उन्होंने ये कहा था कि हतमी जो जंगबंदी है उसका ऐलान उन्होंने कर दिया था, स्केजुअल भी बताया था कि ऐन इतने घंटों के बाद वो जंगबंदी शुरू होगी और पहले कौन जंगबंदी करेगा, बाद में कौन करेगा और ये किस तरीके से इफेक्टिव होगी। अब आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि ये जंगबंदी किस तरीके से करवाई गई और सब कुछ क्या हुआ। तो सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि 11 दिन की ये जंग थी और सदर ट्रंप ने इसे 12 दिन कहा, लेकिन ये इफेक्टिवली 11 दिन की जंग रही। इसमें अगर इसराइल का अगर जो इसमें जो नुकसान है उसको देखें तो 31 इसमें उनकी हलाकतें हुई हैं, 1300 से ज़्यादा उनके ज़ख्मी हुए हैं, 18 तकरीबन उनके जो हैं वो नाजुक या शदीद ज़ख्मी हैं। तो 1300 उनके वुंडेड हैं और 31 जो हैं वो उनकी किलिंग्स हैं, उनकी हलाकतें हैं। उसके साथ माली नुकसान इसराइल में बहुत हुआ है। माली नुकसान उनका कोई 1.5 अरब डॉलर का कम अज़ कम जो बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन ये एक तखमीना है। पहली दफ़ा ये हुआ है कि ईरान के जो मिसाइल थे वो इतनी इफ़ेक्टिवनेस के साथ उनके तमाम मेन रास्ते में जो अमेरिका का और इसराइल का पूरा सिस्टम था, जॉर्डन हो, इराक हो, उन तमाम जगहों से गुजरते हुए फिर इसराइल के भी जो 4 डोम्स थे या उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, उन सब को भी वो मात देकर ईरानी मिसाइल पहली दफ़ा इस इफ़ेक्टिवनेस के साथ इसराइल की ज़मीन पर गिरे। उन्होंने ना सिर्फ उनके GHQ को हिट किया, उनकी एक लैब को हिट किया जहाँ पर टेक्नोलॉजी बना रहे थे, ड्रोन्स बना रहे थे, उनके एक बहुत बड़े ग्रिड स्टेशन या बिजली घर को हिट किया। उसके अलावा भी मुतअद्दिद उनकी अहम इमारतों को उन्होंने हिट किया। तो जो इफ़ेक्टिवनेस थी ईरान के मिसाइलों की वो वाकई टेस्ट हुई और शायद इसराइल भी ना समझ रहा हो कैसा हो, और वहाँ की आवाम में पैनिक मचा। हज़ारों लोग इसराइल छोड़कर रातों रात निकल गए जब ये मिसाइल आना शुरू हुए। जैसे ही पहली फुर्सत में उनको जगह मिली एयरपोर्ट्स के ऊपर खूब रश रहा। इसराइली सिटीज़न जो हैं वो वहाँ से निकलना चाहते थे। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इसराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे सिटीज़न हैं जिनके पास दूसरे मुल्कों की भी शहरियत है। याद कीजिए कि इसराइल क्योंकि बना ही ऐसे था कि ये तमाम लोग दूसरे मुल्कों में रहते थे, फिर इनको लाकर यहाँ पर आबाद किया गया था और आर्गूमेंट ये था कि ये इनका पुराना वतन है और यहाँ पर इनको रहने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि इन्हें कहीं से लाकर आबाद किया गया था तो इनके पास उन तमाम मुल्कों की शहरियत है। अगर उस वक्त किसी ने वो शहरियत नहीं भी ली या रिटेन नहीं भी की तो उनकी औलादों ने बाद में जाके उन मुल्कों के अंदर क्लेम कर ली। तो इस तरह से इसराइल के बहुत बड़ा नंबर उनके शहरियों का ऐसा है जिनके पास कई और मुल्कों के पासपोर्ट्स हैं, शहरियत है, इसलिए जैसे ही ये मामला होता है वो निकल जाते हैं। ईरान के पास या पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास ऐसे जाहिर है इतनी बड़ी परसेंटेज जो है वो लोगों की नहीं होती। जाहिर है हमारे यहाँ से भी लोग बाहर जाते हैं, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ ये परसेंटेज 5% होगी तो इसराइल में शायद ये परसेंटेज 40%, 50% ऐसे शहरियों की होगी जिनके पास किसी और मुल्क का, शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो तमाम लोग कहीं और से ला के बसाए गए थे तो उन सब के पास किसी ना किसी और मुल्क का पासपोर्ट भी है। इसलिए एक बहुत बड़ी तादाद में इसराइली शहरी जो हैं वो छोड़ चुके थे। बहुत ज़्यादा उनको पैनिक भी हुआ क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिसाइल जो हैं वो उन
तक आप पहुँचेंगे। उनको ये उन्होंने तो वीडियो गेम की तरह ही जंग को देख रखा था गज़ा में और दूसरी जगहों पर। उनको ये मालूम ही नहीं था कि मिसाइल उन पर भी आके गिरेंगे। फिर आखिरी दिनों में तो कुछ ऐसे काम हुए, जैसे हाइफा में बगैर सायरन बजे, मीन चलें उसको इंटरसेप्ट तो क्या करना, उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इवन सायरन तक ना बजा सके, उनके सिस्टम्स बता ना सके कि मिसाइल आ रहा है, और वो मिसाइल हाइफा में आके गिरे बगैर सायरन बजने के। तो लोग पैनिक कर गए थे, परेशान थे, और वो उनको जो शेल्टर बनाए हुए थे, अंडरग्राउंड बंकर बनाए हुए थे, उनमें रहना पड़ता था, और लोग शदीद इज़्तिराब और परेशानी में थे और इस जंग को मज़ीद जारी नहीं रखना चाहते थे डेफिनेटली। तो माली नुकसान भी हुआ है। शहरियों ने 40,000 से ज़्यादा, जी हाँ, इंश्योरेंस या गवर्नमेंट को क्लेम्स किए हैं अपने नुकसानात के। किसी ने गाड़ी का, किसी ने घर का, किसी ने काम के खर्च का। 40,000 से ज़्यादा क्लेम्स जो हैं वो इंश्योरेंस या गवर्नमेंट के साथ फाइल किए हैं डिफरेंट शहरियों ने। अच्छा, अब आते हैं ज़रा ये जो जंगबंदी कैसे हुई। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को रिक्वेस्ट की, अमीर कतर ने फिर इसमें पढ़ के दूसरे दोस्तों के थ्रू ईरान के साथ, और जो खुसूसी एलची हैं, स्टीव गालिबन उनका नाम है, उनको बीच में शामिल किया गया, और अमीर कतर ने फिर ईरान के साथ पहले बात की, फिर इजराइल के साथ अमेरिका ने तो पहले से ही की हुई थी, और ये जो डील है ये हो सकी। अब ये मेरा तज्जिया है, मैं इसके ऊपर मेरे पास कोई ख़बर नहीं, मेरा तज्जिया ये है कि जो मेरा ख्याल डील हुई उसका हिस्सा था कि हम अमरीकी बेस के ऊपर मिसाइल मारेंगे, क्योंकि वो जितने प्यार वाले मिसाइल थे जो कोई भी नहीं लगा, ईरान के मिसाइल कहाँ से इफेक्टिव हैं, और वो ऐसे मिसाइल थे जिनको सदर ट्रंप ने वेलकम किया। आप सोचें कि ईरान अमेरिका की एयर बेस के ऊपर हमला करे और अमेरिका उसे वेलकम करे, ये तो मुमकिन नहीं है। तो वो ऐसा था जैसे प्रेम पत्र लिख रहा है ईरान, वो लग रहा है कि वो भी, ये मेरा तज्जिया है अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजी, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो मिसाइल थे जो आखिर पर ईरान ने दागे थे, इनके अंदर कोई सच्चाई थी, या ये वाकई ऐसे मिसाइल थे कि जो हकीकतन दागे गए थे। मेरे ख्याल में ये उसी डील का हिस्सा था। जब ईरान ने डील की, मुज़ाकरात की कतर के साथ, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अमेरिका ने हमारे जो एटमी प्लांट्स हैं उन पर हमला किया था, हमने अमेरिका पर वापस जवाब देना है। और उन्होंने फिर वो 19 मिसाइल दागे, जिनमें से 18 गिरा लिए गए और एक ज़मीन पर गिरा जिसने कोई तबाही नहीं की, क्योंकि वो किसी ऐसी रेगिस्तान या किसी और जगह पर जाके वो मिसाइल गिरा। आप गौर कीजिए कि कतर उस पर एक किस्म का, क्योंकि यह एयरबेस कतर के अंदर थी, कतर ने ही सालसी करवाई, और कतर पर ही ईरान ने जो है वो मिसाइल मारा। हालांकि अमेरिका के कई और उनकी ज़ाहिर है इराक के अंदर भी हैं, जॉर्डन के अंदर भी हैं, समंदर के अंदर भी उनके बहरी बेड़े खड़े हैं। तो अगर ईरान ने हमला करना था कई और जगहों पर, लेकिन कतर जो सालस था उसी की ज़मीन पर जो है वो मिसाइल दागे गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो एक तो ये वाज़ेह हो गया इससे कम अज़ कम मुझे कि ये इसी डील का एक हिस्सा था, और डील उससे पहले हो चुकी थी। उस डील को सील करने के लिए ईरान ने अपने आखिरी मिसाइल दागे। लेकिन एक काम ईरान ने किया जिसने सबको हैरान कर दिया। अब जब जो जंगबंदी थी उसका स्केड्यूल आया, तो सदर ट्रंप ने बताया कि 6 घंटे बाद शुरू होगी, पहले फलां करेगा, बाद में फलां। तो जब ईरान का वक्त शुरू होना था उससे ज़रा पहले उन्होंने, आप ये समझ लें कि उन्होंने एक किस्म की ऐसी कैलकुलेशन की हुई थी कि उनके मिसाइल जब लैंड करें तो बस टाइम ख़त्म हो जाए। इतना पहले छोड़ें कि वो मिसाइल जाकर ज़मीन पर लैंड कर जाएं जंगबंदी से पहले, और उसके बाद इसराइल के पास वक्त ना हो कि वो वापस मिसाइल मारे, क्योंकि जंगबंदी की वो डेडलाइन शुरू हो जाएगी। तो आखिरी मौके पर ईरान ने 11 मजीद बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दाग दिए इसराइल के ऊपर। ये मिसाइल जो थे ये खासा एक सरप्राइज़ था इसराइल के लिए, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इन मिसाइलों से उनके 5 अफराद हलाक हुए और बेशबाह ज़ख्मी हुए, और नुकसान भी हुआ। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जंगबंदी सब ने सोच ली थी कि जंगबंदी है, लेकिन जैसे ही ये मिसाइल लैंड किए, इन्होंने स्ट्राइक किया, और उसके आधे मिनट बाद जंगबंदी का वक्त जो है वो शुरू हो गया। तो अब उसके बाद इसराइल भी फायर नहीं कर सकता, ईरान भी नहीं कर सकता, और जैसे ही इन मिसाइलों ने लैंड किया, जंगबंदी का वक्त शुरू हुआ, तो ईरान ने भी जंगबंदी को बाकायदा तौर पर रिकग्नाइज़ कर लिया। उससे पहले उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी कि जंगबंदी का कोई भी मुआहदा उनका हुआ है। तो ये सारा तो बैकग्राउंड है जो हमने आपको बताना था। ये 11 मिसाइल उन्होंने जो है, ये बीरशेबा जगह है इसराइल की, अगर मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर ये गिरे हैं। तो ये इसकी सारा बैकग्राउंड है कि किस तरीके से ये कतर ने सालसी की, ये सब कुछ क्या हुआ। सदर ट्रंप ने बहरहाल अब आखिरी बयान ये दिया है कि भाई अब कोई मज़ीद इस जंगबंदी को जो है वो ख़त्म ना करे, इसकी वायलेशन ना करे, और अगर करेगा तो फिर ज़ाहिर है उसको नुकसान होगा। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अब सीज़ फायर जो है वो उसको प्रोलॉन्ग किया जाए या उसको मेंटेन किया जाए। अब इसकी ये तो हिस्ट्री डिसाइड करेगी इसमें कौन जीता कौन हारा। कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं
पासदारान इनकलाब के जो मशीर हैं ईरान में, उन्होंने कहा कि हमारी जौहरी तनसीबात हमले में तबाह नहीं हुई, मामूली नुकसान हुआ है। फ़र्दो साइट जो मुकम्मल तबाह करने के अमरीकी दावे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारी फ़र्दो साइट बिल्कुल अपनी जगह पर है। उसके साथ ही ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि अगर इसराइल सुबह 4 बजे तक हमले रोक देगा तो ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ। ये पहले था, ये बयान पुराना है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने आखिरी मिसाइल जो है वो लॉन्च करने के बाद कहा कि मुआहदा हुआ है, उससे पहले मान नहीं रहे थे। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अमरीकी ओहदेदार ने की है। उन्होंने कहा है कि इन्हें ईरान के जो 400 के, कभी ये 5500 कहते हैं, कभी 400 किलो कहते हैं, 60% जो यूरेनियम है उसका उन्हें नहीं पता कि ईरान ने कहाँ छुपाया। अच्छा, अब ईरान के पास यूरेनियम तो जाहिर है था, वो तो ईरान खुद भी मानता है, और कहीं भी जो ताबकारी है उसका अखराज नहीं हुआ, और हमले भी उनकी एटमी सेंटर्स पर हुए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना यूरेनियम जो है वो वहाँ से पहले ही मूव कर लिया हुआ था। अब ये इस तमाम चीज़ में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बिल्कुल नीचे गई हैं, और अच्छी तरह से नीचे गई हैं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई थी कि खित्ते में जंग लग गई है। जाहिर है, जो हमने आपको बताया था कि जो आपनाए हरमुज़ था वो भी बंद करने का ईरान ने कहा था कि हम शायद बंद कर दें। अभी तक 3 बड़े तेल के जो जहाज़ हैं वो जो गुजरना चाह रहे थे आपनाए हरमुज़ में से, वो खुद ही वापस चले गए। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हमें कोई कहीं स्ट्राइक ना कर दे। अब जाहिर है वो दोबारा वहाँ से गुजरेंगे, क्योंकि अब तो जंग बंदी हो गई है, तो आपनाए हरमुज़ भी बंद नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर 3 बड़े जो बहरी जहाज़ थे वो भी वापस चले गए। अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे आपको ये बता दें कि जो एयर स्पेस है, मसलन आपको बताया था कि जो कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई थी, वो रिस्टोर हो गई हैं। कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट्स अब दोबारा मामूल के मुताबिक चलेंगी, लेकिन ज़ाहिर है जो ये 1-1.5 दिन का उनका बीच में तौतल आया है उसको वो अब हैंडल करेंगे। इसी तरह एमिरेट्स, इसी तरह इत्तेहाद, इसी तरह इस पूरे रीजन के अंदर कुवैत और दूसरे जितने भी कंट्रीज़ हैं, इवन PIA भी, उन सब ने अपनी अपनी फ़्लाइट्स, टर्किश एयर ने भी अपनी, इन तमाम मुल्कों के अंदर, सऊदी एयर, इन सब ने अपनी फ़्लाइट्स को कैंसिल किया था। अब उनको रिस्टोर कर दिया गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेजर रेस्टोरेशन हो गई है। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ फ़्लाइट्स अभी, या कुछ मुल्क और अभी थोड़ी देर तक शायद रिस्टोर करें, लेकिन इस वक्त जब आपसे बात कर रहे हैं तो मेजर एयर स्पेस की रेस्टोरेशन हो गई है। फ़्लाइट्स अब मामूल के मुताबिक चलेंगे। कतर में मामलात इस वक्त मामूल के मुताबिक है, एक्सेप्ट कि उनके ज़ाहिर एयरपोर्ट पर रश है, जो फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उसको वो हैंडल कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त फ़्लाइट्स आ और जा रही हैं, वहाँ पर कोई मसला नहीं है। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये तो हमने आपके सामने एयर स्पेस की बात भी रख दी, हमने आपको ये भी बता दिया कि ये सालसी कैसे हुई, जंग बंदी जो हुई वो भी बता दिया, आखिर पर जो ईरान ने हमले किए वो भी बता दिया, और मैंने फिर इसे कंक्लूड यही किया कि अब कौन जीता कौन हारा ये तो तारीख फ़ैसला करेगी। अगर ईरान को बहरहाल एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया थी, दूसरी तरफ ईरान अकेला था, और मेरे ख्याल में ये जंग बंदी होकर ईरान का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। ईरान के लिए विन विन है। ईरान की कोई बहुत ज़्यादा उस तरीके से सुबकी भी नहीं हुई, कोई वॉक ओवर भी नहीं मिला, और ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी में वो पीछे हैं और उनके पास कोई एटॉमिक पावर भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान को ज़ाहिर है इसमें विन विन मिला। हमें इसमें हमने अपने मुंह पर कालक मली खामखा में, जो हमने नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, एंड इन दिनों में फॉर एग्जांपल अभी कर देते जंग बंदी के बाद, तो शायद लोग ज़ख्मी ना होते, इस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड ना करते। तो हमने जो एन उस वक्त जब अमेरिका हमला करने वाला था, हमने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द कर दिया, अमेरिका ने जो है वो हमला कर दिया। तो हमारी जो वहाँ पर जो हमारे फील्ड मार्शल साहब की रिसीविंग होनी थी, जश्न होना था, वो सारे का सारा तबाह हो गया। बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन हमारे लोगों से हुई। लेकिन फिर एक प्लान अल्लाह करवाता है, एक बंदा करता है, और एक अल्लाह का प्लान होता है, और वो अल्लाह फिर बंदे से करवाता है, और उसको बाद में समझ आती है कि मेरे से क्या हुआ। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो सीधा चलते हैं इसके बाद हम गुजरांवाला, क्योंकि वहाँ भी एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई। गुजरांवाला में DHA गुजरांवाला ने बद्दोकी के इलाके पर कब्जा कर लिया है, देहातियों पर तशद्दुद किया है, उनकी ज़मीनें डिप्टी कमिश्नर रेट पर ज़बरदस्ती ले ली हैं, और जिसके ख़िलाफ़ अब लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि DHA हर जगह माशाल्लाह फलता फूलता है, ऐसे फलता फूलता है जैसे इसको स्टीरॉइड्स दिए हों किसी ने। ऐसे तो फार्मी किस्म का आम का दरख्त लगाएं तो वो नहीं फलता फूलता। और वजह उसकी क्या है? उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इकॉनमी की बेसिक्स है ना, उसको हम फॉलो नहीं करते। DHA जो है वो जब कहता है कि मैंने इस तरफ को फैलना है, ये आप हैरान होंगे, आप में से जो मुल्क से बाहर लोग रहते हैं उनको कईयों को यकीन नहीं आएगा जो मैं बताने लगा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं पंजाब गवर्नमेंट में रहा हूँ इसलिए आपको बता सकता हूँ कि होता क्या है।
होता यह है कि डीएचए ने अगर फैसला किया है कि लाहौर के या गुजरांवाला के या बहावलपुर के वेस्ट या ईस्ट में हमने डीएचए बनाना, तो शुरू में जाकर थोड़ी सी ज़मीन खरीदी जाती है, क्योंकि जब ये ऐलान हो जाता है कि यहाँ डीएचए आ रहा है तो लोग समझते हैं उनकी ज़मीन सोना हो गई है। तो वही ज़मीन जो पहले 20 लाख रुपए एकड़ होता है, लोग उसका करोड़ 2 करोड़ रुपए मांगना चाहते हैं, और उनका हक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनका हक है मांगना वो, क्योंकि ये बिज़नेस का असूल है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी की है और वो जितने की समझता है तो आप उसको वो पैसे अदा करें। फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट कम अज़ कम यही है। अब क्या होता है कि वो लोग इनको बेचते नहीं। अब डीएचए क्योंकि एक आप ये कहें कि अस्करी इदारा है या उसकी ऑफशूट है, तो इस सिलसिले में वो खुद तो लोगों को मारते कुटते अच्छे नहीं लगेंगे ना, अगवा करते हुए उठाते हुए, तो उन्होंने इसका एक बड़ा ही इनोवेटिव तरीका निकाला है। वो इनोवेटिव तरीका ये है कि वहाँ पर लोकल गुंडे बदमाशों को या सो कॉल्ड उन्होंने कंपनीज रजिस्टर्ड करा रखी हैं, उनको वो कंपनीज जो हैं वो आपके लिए ज़मीन प्रोक्योर करती हैं। अंग्रेज़ी में बड़े खूबसूरत नाम रखे हुए हैं कि जी हम लैंड प्रोक्योरमेंट का जो है वो आपके लिए काम करेंगे, हम आपके कंसल्टेंट होंगे, और भी बड़े बड़े खूबसूरत इंग्लिश में नाम उन कंपनीज़ के उन्होंने रखे हुए हैं। होते वो कानटुटे हैं उस इलाके के, उनको फिर डीएचए हायर करता है, उनको बताता है ये पूरा गांव खाली करवाना है हमसे, और उनके साथ सौदा करता है गांव का। वो डीएचए से पैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पूरे गांव की अज्यूम कर लेते हैं, होती तो 100 एकड़ नहीं, कहीं ज़्यादा ज़मीन होती है एक गांव की, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100 एकड़ ज़मीन है, और वो लेट से कि वो ज़मीन जो है वो 300 करोड़ की है, तो वो उनको कहते हैं कि ये ज़मीन जो है ये आपने ये 100 करोड़ है, ये आपके हैं। अब उन्होंने गांव वालों से आगे जो सौदा करना है वो उन्होंने उसमें आधे पैसे खुद रखेगा वो कानटुटा, आधे गांव वालों को देगा। अब गांव के ज़्यादातर लोग तो उनको पैसे चाहिए होंगे, वो लेके खाली कर देंगे। कुछ लोग जो अड़ जाएंगे आखिर पर रह जाएंगे चंद, उनको फिर फेंटा भी लगता है और कई दफ़ा उनके लोग कत्ल भी कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ डीएचए की ज़मीन के अंदर नहीं हुआ, और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर माजी में भी हो चुका और अभी भी होता है कि जब वो ज़मीन ज़बरदस्ती एक्वायर की जाती है, कोई कहता है मैंने नहीं बेचनी। फॉर एग्जांपल उस गांव में 90 एकड़ या 80 एकड़ आपको मिल गए, किसी एक बंदे के पास 10 एकड़ है, वो नहीं बेचना चाह रहा, फिर उससे ज़बरदस्ती वो ज़मीन खाली करवानी है, और भले उसमें फिर कत्ल करना पड़ जाए वो भी कर देना है। अब ये सब कुछ डीएचए खुद तो नहीं कर रहा जाके, ये उनका वो जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट है अंग्रेज़ी में और कानटुटा है पंजाबी में, वो उनके लिए कर रहा है और वो उसको पैसे दे रहे हैं। अब आप पूरी दुनिया में देखें तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, लेकिन पाकिस्तान में इसको बहुत ही खूबसूरती से कवर देकर किया जाता है, और इस तरीके से डीएचए हो या और 2-3 जो बड़े या 4 या 10 बड़े ग्रुप्स हैं, वो इस तरीके से आगे फैलते जाते हैं और ज़मीन जो है से एक्वायर होती रहती है। अब बिल्कुल उसी तरीके से ये अनफॉर्चुनेटली डीएचए गुजरांवाला के अंदर ये सब कुछ हुआ है, और वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। ज़ाहिर है उनकी किसने सुननी है, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो उनकी कहाँ से सुनेगी। तो दुआ कर सकते हैं उनके लिए, और हम क्या कह सकते हैं। अगली खबर जो है वो इस वक्त केपीके के अंदर जो बजट पास हुआ है उसकी मैंने मुकम्मल रुदाद आपको पिछले व्लॉग में रख दी थी, रिपीट करने का कोई मकसद नहीं है। तो मेरी पोजीशन आपको वाज़े पता है कि बजट को बग़ैर इमरान खान साहब से बात किए पास नहीं करना चाहिए था। उसके ऊपर अब वर्कर्स जो हैं, जो सोशल मीडिया है, वो भरपूर तनकीद कर रहा है। मेरे ख्याल में वो तनकीद सारी जायज़ है। खान साहब से पूछे बगैर ये बजट किसी सूरत, जब उनकी बहनों ने ये बयान कर दिया, ट्वीट कर दिए, और खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को भी वाज़े बता दिया, स्पीकर केपी ने भी मैंने आपको पिछले व्लॉग में सुनवाई भी उनकी बात, वाज़े तौर पर अपने मुंह से भी कह दिया कि जब तक खान साहब नहीं कहेंगे तब तक हम बजट पास नहीं करेंगे। तो उसके बाद बजट पास करना जो है उसकी मुझे समझ नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद किया गया। बहुत अफसोसनाक काम ये किया गया। खान साहब के अगले इसके ऊपर जो डायरेक्शन होगी उसका इंतज़ार करेंगे। मैंने बहरहाल जो मेरी जिम्मेदारी थी वो जैसे ही पता चला कि इस बजट को पास करने के लिए ये सब मूवमेंट हो रही है, एंड उस वक्त पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स तो मैं अटेंड नहीं करता, लेकिन उसके अंदर तमाम लीडरशिप को मैंने पूरा एक प्लान बनाकर अपनी तरफ से भेजा, जिसमें उन्हें मैंने बताया कि आप एमरजेंसी बजट 15 दिन का कर लें या इसको डिले करें, खान साहब से पूछे बगैर बजट पास ना किया जाए। मैं अकेला नहीं था, और भी मसलन आलिया हमजा साहबा ने भी इस पर आवाज़ बुलंद की, उनका भी बहुत शुक्रिया। और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने हमसे ये वादा किया कि दोबारा मीटिंग होगी, उसके बाद फैसला होगा। और जो मेरी इत्तलात हैं, सलमान अकरम राजा साहब को भी पता नहीं था कि बजट जो है वो 23 तारीख को ही चुपके से पास कर लिया जाएगा। बजट पास कर लिया गया। अब सारी बाकी तावीलें हैं कि इसमें सप्लीमेंट्री भी है, ये है और वो है। अब इस पर मेरे और आपके बात करने से कुछ हासिल नहीं है। इस पर अब इमरान खान साहब भी बात करेंगे। अफसोसनाक वाक़या हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो चुका है। अब इस पर इमरान खान साहब ही बातचीत करेंगे। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो बिलावल जरदारी साहब की खबर है। उन्होंने ये कहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो इंडिया की जंग जीत के गए थे, इसलिए ट्रंप ने उन्हें खाना खिलाया है।
तो अब मेरा ख्याल वो बातें तो सबको पता चली गई हैं कि वो प्योरली ईरान से रिलेटेड मीटिंग थी, उसमें और कुछ डिस्कस नहीं था, सब कुछ ईरान से रिलेटेड था। अमेरिका को नहीं पता था ये जंग कितना लंबा चलेगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं करना चाहता। ईरान ब्रदर इस्लामी मुल्क है, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारी बातें करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। लेकिन ये बात आप जो बिलावल साहब कह रहे हैं, इस बात के अंदर हकीकत इसलिए कोई नहीं है कि अब सबको पता है कि ये सारा कुछ जो है वो असल में हुआ क्यों। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हमने वफाकी बजट में वोट नहीं करना, बहुत ऊपर नीचे की धमकियां दी थी। हमने आपको तभी बताया था कि इसी तनख्वाह पर काम करेंगे और वोट देंगे। अभी पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि हम बजट के ऊपर वोट देंगे। ये तमाम लोग देंगे, ये हमेशा करते होते हैं। बजट जो है सीज़न होता है पॉलिटिशियंस का भाव ताव करने का, और ये माल पानी भी बनता है इस टाइम के ऊपर, फंड्स भी लिए जाते हैं, ब्लैकमेल भी किया जाता है, अपनी बातें भी मनवाई जाती हैं। ये सीज़न होता है जो पॉलिटिशियंस हैं उनका, और वो मैक्सिमम इसमें से मिल्क करना चाहते हैं अपना बेनिफिट। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इस बजट के ऊपर जो है वो वोट जो है वो करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आखिरी आपके सामने रख दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल इनाम की नामजदगी है वो नवाज शरीफ के समधी और वज़ीर ख़ारजा और जाली नायब वज़ीर आज़म, क्योंकि नायब वज़ीर आज़म का ओहदा पाकिस्तान के आइन में है नहीं, इसहाक डार साहब ने बतौर सेनेटर, ये असद तूर साहब की खबर है कि उन्होंने बतौर सेनेटर जो है वो नामजदगी की है, क्योंकि हुकूमत एज सच इसकी नामजदगी नहीं कर सकती, किसी सेनेटर या एमएनए को इसकी नामजदगी करनी पड़ती है। तो उन्होंने बतौर सेनेटर अपने दस्तखतों से बकलम खुद ये नामजदगी भेजी है। अब ईरान इसके बारे में क्या सोचता होगा ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, ये जो सीज़ फायर हुई है ये कैसे हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस सारी सीज़ फायर की कहानी के ऊपर हमने एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग किया है, जिसपे हमने ये भी डिस्कस किया है कि ये सीज़ फायर टिक सकेगी कि नहीं, क्या जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, सीज़ फायर किसने करवाई, कैसे करवाई, ये सब कुछ कैसे हुआ, इसमें ईरान जीता, अमेरिका जीता, इसराइल जीता, इस सारे मौजू के ऊपर हमने एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग किया है। उसका लिंक आप